हेलो डियर ऑल, चंद्रभान प्रसाद ऑफिशियल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मेरे हॉल ऑफ फेम में एक और महापुरुष की एंट्री हो चुकी है। उन्हें आदर से बाबू राजेंद्र प्रसाद भी कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनका ऑफिशियल नेम है। बाबू राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष थे। जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें शायद मालूम हो यह बात। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस समय की पार्लियामेंट भी थी जिसका गठन 1946 में हुआ था। उस पार्लियामेंट उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाबू राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे और उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ड्राफ्टिंग कमेटी के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चेयरमैन थे। यानी संविधान को ड्राफ्ट करने की अध्यक्षता उन्हें ही करनी थी। उसमें बहुत सारे लोग थोड़ा बहुत सहयोग कर रहे होंगे और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि किस तरह से 7 मेंबर्स में से 5 इधर उधर रहते थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कंटिन्यूअस आ नहीं पाते थे और बाबा साहब के अच्छे अभिन्न मित्र श्री कृष्णमचारी साहब का कहना है कि अंत में ड्राफ्टिंग की सारी जिम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर के कंधों पर आ पड़ी थी। आप यह सोच रहे होंगे या कुछ लोग सोच रहे होंगे कि चंद्रभान प्रसाद एक कायस्थ महापुरुष को अपने हॉल ऑफ फेम में क्यों जोड़ रहे हैं। हम अपने गांव में जब कक्षा 8 में थे तो हमारे गांव के लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कीर्ति क्लब बनाया था और उस क्लब के माध्यम से लोग कबड्डी के मैचेस कराते थे। उसमें सवर्ण समाज के भी 1-2 लोग शामिल होते थे। उसी समय हमें बताया जाना चाहिए था या हमें मालूम होना चाहिए था कि बाबा साहब के कई सहयोगी थे जिनके बगैर वह आगे नहीं बढ़ सकते थे। इतने बड़े देश में एक संविधान की रचना करना, इतनी इसमें हिंदू हैं, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, बुद्धिस्ट हैं, एंग्लो इंडियंस हैं, इतना बड़ा देश है, इतनी भाषाएं हैं। आज दिल्ली में गर्मी पड़ रही है तो कहीं ठंडक पड़ रही होगी कश्मीर में या हिमाचल में या उत्तराखंड के किसी और इलाके में। इसको एक सूत्र में बांधना कोई छोटी सी बात है। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो पार्टीशन के पहले इसमें 389 सदस्य थे। पार्टीशन के बाद 299 सदस्य रह गए। इस 299 में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन यानी बाबा साहब की पार्टी से केवल बाबा साहब थे और वह भी कांग्रेस द्वारा नॉमिनेट किए गए थे। तो अकेले ही सब कुछ कैसे करते बाबा साहब। पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा था, पर कांग्रेस पार्टी को भी धीरे धीरे यह रियलाइज हो गया कि यदि इस देश में कोई एक व्यक्ति
क्वालिफाइड है और इतना ह्यूमन है कि सारे कॉन्ट्राडिक्शंस को वो मॉडरेट कर सकता है, तो वह डॉक्टर अंबेडकर हैं। इनका चुनाव ईस्ट बंगाल से हुआ था। पार्टीशन के बाद ईस्ट बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा हो गया और बाबा साहब की सदस्यता जाती रही। तब हड़बड़ी में आकर के एक स्रोत के अनुसार, यह स्रोत कहता है कि माता सावित्री बाई ने लिखा है कहीं कि डॉक्टर अंबेडकर को तुरंत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लाने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस समय के होम मिनिस्टर जी मावलंकर और उस समय के स्पीकर जी मावलंकर, होम मिनिस्टर तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों ने एक आम सहमति बनाकर बॉम्बे के मुख्यमंत्री बीजी खेर को एक लेटर लिखा। फोन से भी बात हुई होगी, जिसका रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। बीजी खेर बॉम्बे के उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय के चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर भी कहते थे। उनको लिखा कि जल्दी से जल्दी 30 जून 1947 को ये लेटर गया बाबू राजेंद्र प्रसाद द्वारा कि जल्दी से जल्दी बाबा साहब को संविधान सभा में चुनकर भेजिए। इसके लिए कोई वहाँ सीट नहीं खाली थी, तो एक मिस्टर M.R. जयकर हुआ करते थे। वो माने जाने जूरिस्ट थे, लॉयर थे, बैरिस्टर थे, और वो पहले हिंदू महासभा के सदस्य थे, पर कांग्रेस के टिकट से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जीत कर आए थे। तो बॉम्बे के चीफ मिनिस्टर बीजी खेर से कहा गया कि आप किसी को वहाँ से इस्तीफा दिलवाइए, किसी का इस्तीफा दिलवाइए और डॉक्टर अंबेडकर को चुनकर जल्दी से जल्दी भेजिए। तो M.R. जयकर साहब ने इस्तीफा दिया और बाबा साहब का चुनाव हो गया और वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनकर संविधान बनाने में जुट गए। तो क्या दलित समाज की यह जिम्मेदारी नहीं होती है कि जिन्होंने बाबा साहब का साथ दिया था उनके बारे में भी जानें, उनके बारे में भी लिखें, उनको भी सेलिब्रेट करें। मुझे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आकर पढ़ने का मौका मिला, मुझे देश दुनिया घूमने का मौका मिला। दलित समाज के जो बहुत सारे ग्रुप्स हैं, शायद उन्हें यह नहीं मालूम या मालूम होना चाहिए, या शायद मालूम भी हो तो उसका ज़्यादा एहसास नहीं है कि दलित्स आर आल्सो अंडर वॉच। दलितों को पर भी लोग नज़र रखते हैं कि यह किस तरह के इंसान हैं, इनकी हैबिट्स क्या है, इनके मॉरल्स क्या हैं, इनके इथिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, इनका ओवरऑल सोशल कैरेक्टर क्या है, इनके भीतर इनका इंटेलेक्चुअल डेप्थ क्या है। ये बातें सोचते होंगे तो कहीं न कहीं कोई यह जरूर सोचता होगा कि ये लोग, अगर कोई समर्ड तथा कथित समर्ड ने हेल्प किया है दलित काज को, तो ये लोग उसको इग्नोर करते हैं और सारे सवर्णों को अपना दुश्मन समझते हैं। सही है, सवर्ण समाज ने हजारों साल से अत्याचार किया है दलितों पर उन्हीं में से कुछ क्रांतिकारी भी निकले हैं। तो बाबू राजेंद्र प्रसाद वर्तमान सिवान जिले से आते थे और इनके पिता छोटे मोटे जमींदार रहे होंगे और वो अच्छी एजुकेशन थी और लोगों को वो संस्कृत जानते थे, फारसी जानते थे
और वैद्य का काम करते थे, लोगों को दवा जड़ी बूटी वगैरह देते थे और अपने बच्चों को की पढ़ाई में खास ध्यान देते थे। पर इनके पिताजी बहुत बड़े रॉयल नहीं थे। अगर आप बाबू राजेंद्र प्रसाद की जीवन की कहानी पढ़ें तो इनकी सामान्य शिक्षा हुई थी, पर बाद में ये कलकत्ता चले गए और वहाँ से इन्होंने एमए किया, फिर वहाँ से फिर इन्होंने लॉ किया और फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आकर इन्होंने लॉ में पीएचडी की। आप जितने भी उस समय के राष्ट्रीय नेताओं को जानते हो और उनकी जीवनी गूगल करें तो लोग लॉ करके चाहे इंडिया से करें चाहे विदेश। यह भी एक अद्भुत बात है कि बाबू राजेंद्र प्रसाद की पढ़ाई इंडिया में ही हुई थी, ये कई बार जेल भी गए थे। तो इन्होंने पीएचडी किया। उस समय लॉ में पीएचडी का फैशन नहीं था, लोग लॉ करते ही वकालत करने लगते थे। कुछ लोग जज बन जाते थे, पर वकालत में बहुत पैसा था। इन्होंने जब खूब अच्छी प्रैक्टिस चल रही थी तब इन्होंने अपने सार्वजनिक जो अपने कैरियर से इन्होंने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस पार्टी इन्होंने ज्वाइन कर लिया और कांग्रेस पार्टी में ये धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। 1920 में रिटायर होने के बाद फुल टाइम कांग्रेस में देने लगे और बीच में यह टीचर थे, कहीं इंग्लिश पढ़ा रहे थे किसी कॉलेज में बिहार में ही, उसके प्रिंसिपल हो गए, फिर पीएचडी किया लॉ में, फिर प्रैक्टिस करने लगे। पर कैरियर, पर्सनल कैरियर के बारे में उस समय जज बनने के लिए या आईसीएस बनने के लिए ऐसा कोई उनका इतिहास नहीं मिलता है, कोई प्रयास नहीं किया। इनकी माँ भी कम उम्र की में ही जब ये थे तो उनकी माँ का देहांत हो गया था। इनकी बहन ने इनको पाला पोसा और बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे। यह अलग बात है कि इन्होंने हिंदू कोड बिल पर मावलंकर और सरदार पटेल के साथ अंबेडकर के विरोधी गुट में हो गए थे, पर बाद में वह बिल पास हुई टुकड़ों टुकड़ों में करके। तो ये सच्चाई है। पर बाबा साहब को जितना कोऑपरेशन, जितनी इज्जत उस समय के संविधान सभा के अध्यक्ष ने दी, इसका पैरेलल और कहीं नहीं मिलता है। तो एक जिम्मेदार दलित विचारक होने के नाते, और मैं समझता हूँ जो लोग भी मुझे फॉलो करते हैं या मेरा चैनल, ये यूट्यूब चैनल देखते हैं, और जो उनमें से जो लोग कुछ सम्मान करते हैं मेरा, तो मैं चाहता हूँ कि एक अच्छे अम्बेडकरवादी, एक श्रेष्ठ दलित मनुष्य होने के नाते हमें अपनी पुरानी परंपरा में जो हमारा कैरेक्टराइजेशन था उसको वापस लाना है। और दलितों के बारे में जहाँ तक मेरा बचपन याद है, उसमें यह उस समय कहा जाता था कि दलित बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड रखते थे अपने जो भी इनका फ़ायदा करता था। इसीलिए कहावत बनी कि दलितों को जिसने एक गिलास पानी पिलाया उसको एक गिलास ये खून दे सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। मुझे गांव में बताते हैं जमींदार लोग कि जब जमींदार लोग जाते थे बारात लेकर तो एक बड़ा सा बॉक्स चलता था लोहे का, जिसमें बहुमूल्य सोने के, चांदी के गहने रखे जाते थे, कपड़े होते थे। तो जब बारात कहीं खाने पर गई या यहाँ वहाँ गई तो उसकी पूरी रखवाली की जिम्मेदारी हलवाहे के ऊपर होती थी, जो उस समय दलित ही हुआ करते थे। अक्सर कहीं कहीं ओबीसी के लोग भी रहे होंगे हलवाहे, और दलितों पर ट्रस्ट करते थे लोग। दलित अपने बेनिफैक्टर के लिए
जान देने के लिए तैयार होते थे। मुझे एक कहानी है, मैं उसका जिक्र किया हूँ अपनी एक किताब में जो अभी छपने वाली है। मेरे गांव से उत्तर तरफ एक गांव है, मैं समझता हूँ 4-5 किलोमीटर पर। तो उसमें एक दलित परिवार में, पासी बस्ती की बात है, पासी एक उपजाति होती है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, और बिहार में भी कुछ कुछ पाए जाते हैं। ये ज़्यादा बाबा साहब को नहीं मानते, लेकिन बाबा साहब का आरक्षण का फ़ायदा लेने के लिए सबसे आगे रहते हैं। तो वहाँ पर 2 दलित ताड़ी पी रहे थे। ताड़ी एक तरकू लंबा सा पेड़ होता है, उसमें से बियर की तरह से एक नेचुरल पेय पदार्थ निकलता है। उसको चढ़ने की भी एक कला होती है, पैर में रस्सी अटका करके उस पर चढ़ता है व्यक्ति, और 5 लीटर 6 लीटर 7 लीटर ताड़ी लेके नीचे उतरता है। तो 2 दलित पट्टीदार थे और 2 विभिन्न जमींदारों के यहाँ हलवाही करते थे। तो उसमें बातचीत में अभी गेहूं की कटाई हुई थी, यही ताड़ी का सीजन है। तो गेहूं की कटाई हुई थी। तो एक दलित हलवाही ने कहा कि मेरे बाबू साहब को तो 20 मन गेहूं हुआ है। तो दूसरे हलवाही को अपने बाबू साहब के इज्जत की रक्षा करनी थी, तो उसने कहा मेरे बाबू साहब के यहाँ तो 40 मन हुआ था। तो दूसरे हलवाई ने कहा मेरे बाबू साहब के यहाँ तो 80 मन हुआ था। फिर इस हलवाई ने कहा मेरे बाबू साहब के यहाँ तो 100 मन हुआ था। इस तरह से अपने अपने जमींदारों के तारीफ में दोनों लड़ बैठे, और फिर भाई बंधु जुट गए, फिर कपार फुटौल हो गई, सर से खून बहने लगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि दलितों के बारे में जो एक समाज का नजरिया था कि दलितों का जो फायदा करता है, दलितों को जो हेल्प करता है, दलित उसकी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरा, दलित समाज के लोग जो अपनी मेहनत से कमाते खाते हैं, चाहे कितनी भी गरीबी हो। मैंने पायनियर में एक कॉलम में लिखा था, कितनी भी गरीबी हो, कितना भी अभाव हो, दलित महिलाएं वेश्यावृत्ति नहीं करती हैं, दलित बच्चे चोरी नहीं करते हैं, दलित पुरुष किसी की डकैती नहीं करते हैं, किसी के यहाँ भीख नहीं मांगते हैं दलित पुरुष सड़कों पर, गरीबी अभाव भूखमरी के बावजूद भी। और दलित समाज के लोग मृद भाषी होते हैं। दलित समाज के लोग गाली गलौज नहीं करते हैं। गाली गलौज करते ही हैं तो अपनी बस्ती में सीमित रहते हैं, अपनी बस्ती के बाहर आर्गूमेंट करते हैं। ये हमारे ट्रेडिशन में रहा है। गुरु रविदास ने आर्गूमेंट के सहारे पर पंडितों को हराया था। ये स्वामी अछूतानंद ने आर्गूमेंट के सहारे अपनी समाज में एक हैसियत खड़ी की थी। इधर कुछ 30-40 सालों में थोड़ा दलितों में लोग गालीबाज हो गए हैं, और अगर दलित समाज को किसी सवर्ण समाज के आदमी ने हेल्प किया है तो उसको छिपाने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि बाबू राजेंद्र प्रसाद के बारे में हमारे समाज में न तो कोई किताब लिखी जाती है, न तो कोई लेख लिखा जाता है, और न ही बाबू राजेंद्र प्रसाद के जीवन पर, बर्थडे पर कोई फंक्शन होता है, जबकि वह उसी संविधान सभा के अध्यक्ष थे जिसमें बाबा साहब को संविधान बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। और बाबा साहब का ने जब संविधान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया तो आप गूगल कर लीजिए, इतनी प्रशंसा कर रहे थे बाबू राजेंद्र प्रसाद बाबा साहब अम्बेडकर की कि मत पूछिए, कि इतना महान कार्य यह अम्बेडकर ही कर सकते थे। तो क्या दलित समाज के लोगों की यह जिम्मेदारी नहीं है कि जो इनका पहले का एक कैरेक्टर था कि जो आपको 1 गिलास पानी दे रहा है उसको 1 गिलास
दलित खून दे देंगे ज़रूरत पड़ने पर, एक मुहावरा है। तो मुहावरे में कई बार सच्चाइयाँ दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि हमारी जनरेशन, जो हमारे ठीक पहले की जनरेशन है या हमारे कंटेम्पोररी हैं, इन्होंने अपने बच्चों के करियर को रिस्की बना दिया है। आज हमें हमारे बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में अगर जाना है, सरकारी सेक्टर की नौकरियां ख़त्म हो रही हैं, बिजनेस में जाना है, प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में जाना है, तो हमारे बच्चों का पाला इन्हीं सवर्ण समाज के लोगों से पड़ेगा। वहाँ तथाकथित बहुजन नहीं है। तो अगर हम अपनी ऐसी स्थापित कर दें अपना कैरेक्टर, अरे दलित लोग हैं, जो ही हेल्प किया उसी को गाली देते हैं, इंदिरा गांधी को भी गाली देते हैं। तो यही वजह है कि मैं आज अपने घर में बाबू राजेंद्र प्रसाद को अपने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। बाबू राजेंद्र प्रसाद से मेरी क्षमा ये है कि ये काम मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, और सारे दलितों को बाबू राजेंद्र प्रसाद का नाम बड़ी इज्जत से लेनी चाहिए। अगर सभी लोग उनका फ़ोटो अपने घर में नहीं रख सकते हैं, अगर सभी लोग उनकी जन्मदिन नहीं मना सकते हैं, तो ये हमारी कोशिश है। और जो हमारे इस वीडियो पर को वॉच कर रहे हैं, उन्हें इस बात का ध्यान देना होगा कि जब हमें इस बात का एहसास हो गया ठीक से कि दलित समाज के इतिहास को अधूरा बताया गया है, कुछ चीज़ें छिपाई गई हैं किसी वजह से, और बहुत सारी चीज़ें हमें गलत बताई गई हैं। मेरे लाइफ के उद्देश्यों में एक उद्देश्य यह भी है कि दलित हिस्ट्री को करेक्ट किया जाए, हिस्ट्री को वाइडन किया जाए। यानी हमारी बड़ा इतिहास है। बाबा साहब के बहुत सारे दोस्त थे, वो असेंबली में, कांचन असेंबली में अकेले थे, अपनी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से बिलोंग करते हुए, लेकिन इतने लोगों का समर्थन था उनके पास, इतने लोग उनको चाहते थे। तो जो बाबा साहब को चाहते थे, हमें भी उन्हें चाहना चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। अब अगर आप चाहते हैं कि इस मुहिम में, जहां हम दलित इतिहास को थोड़ा सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको अगर जारी रखना है तो ज्वाइन बटन पर जाइए, उसको क्लिक करिए, और 799 रुपीज़ यानी करीब 800 रुपये हर महीने आपके अकाउंट से कटेंगे, ताकि हमें अच्छा इकोनॉमिक सपोर्ट मिले और हम इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहें। जय भीम, जय भारत।